नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह राणा। सबसे पहले बड़ी खबर की बात। भगवानपुर थाना क्षेत्र के लव्वा गांव में 3 हत्याओं से सनसनी फैल गई, जबकि 2 लड़कियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसको उपचार के लिए सिविल अस्पताल रुड़की में भर्ती करवाया गया था। हालत की गंभीरता को देखते हुए घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 3 लोगों की हत्या के बाद आरोपी ने खुद भी जहर खा लिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। आपको बता दें कि आरोपी पिछले 10 साल से मृतकों के घर में किराए पर रह रहा था। हालांकि इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। पड़ताल जारी है। 3 लोगों की हत्या कर दी गई है, जबकि 2 लड़कियां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही हैं। इन सबके बीच किराएदार जिसने खुद भी जहर खा लिया था, उसका इलाज भी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन थोड़ी देर पहले उसकी भी मौत हो गई है। अभी हम इसके मोटिव या डिटेल बताने के हालत में नहीं है, लेकिन जो भी हुआ काफी दुखदायी है। और परसों शादी होनी थी, इस संदर्भ में और भी थोड़ा टोटल 4 की डेथ हुई है और 3 जो बेटी है राज सिंह की आरती, उसके दोनों हाथ काटे हैं उसने। लक्ष्मी के बाएं कंधे पे भी उसने चोट हर्ट किया है कुल्हाड़ी से। और एक शिवानी जो राज सिंह के साले की लड़की है, उसको भी इसने काफ़ी चोट पहुंचाई है और उसके भी मल्टीपल इंजरीज आई है। ये तीनों का इलाज चल रहा है, देहरादून रेफर की गई है। अगली खबर देहरादून से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 40 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ है। महिला का शव कंबल में लिपटा मिला, जिससे पुलिस हत्या की आशंका जाहिर कर रही है। घटना पटेल नगर थाना क्षेत्र की है। महिला का शव मिला है। फिलहाल पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में इस महिला का शव बरामद किया गया है, जिसकी उम्र 40 साल बताई जा रही है। महिला का शव कंबल में लिपटा हुआ मिला है। अगली खबर की बात, यमुनोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ते ही जिला पंचायत द्वारा टेंडर से दी गई कुल्ली एजेंसी में भी खुली लूट का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें कि व्यवस्था शुल्क के नाम पर घोड़ा और कंडी से 90 रुपए की जगह 120 रुपए वसूले जा रहे हैं। 120 रुपए घोड़े का टैक्स का ले रहे हैं। अभी हमको पता नहीं है कि 120 रुपए किस लिए ले रहे हैं। आज भी उसका निरीक्षण किया है। जो अभी वहाँ पर एक डोमेट्री बनी है, नीचे घोड़ा पड़ाव की व्यवस्था है, ठीक उसी के नीचे हमने आज एक जमीन देखी है। उसमें मैं इस बात को लेकर आगे बढ़ूंगी कि वहाँ पर एक लेंटर डाल के और एक घोड़ा पड़ाव वहाँ पर भी बना दिया जाएगा, ताकि जो घोड़ों की भीड़ है उसको 2 तरफ अगर डाइवर्ट हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें घोड़ा खच्चर के लिए भी, यात्रियों के लिए भी सुविधा होगी। कल्याणिका हिमालय देवस्थल में दुनिया के सबसे बड़े श्रीयंत्र की स्थापना हो रही है। श्रीयंत्र की स्थापना के साथ ही प्रसिद्ध कथावाचक मुरारी बापू की कथा का आयोजन हो रहा है। कल सूबे के मुखिया भी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अल्मोड़ा के डोल आश्रम पहुंच रहे हैं। आश्रम में ही 3 दिवसीय संत सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के शंकराचार्य और मठाधीश भी पहुंचे हुए हैं। 29 अप्रैल को पूर्णिमा के दिन कथा का समापन होगा। 28 तारीख को पहले हमारे इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था। 29 तारीख का कुछ जो है कार्यवश शायद मैंने जैसा सुना वो 28 तारीख को यहाँ पधार रहे हैं। 9:30 बजे उनका फाइनल हुआ है। 9:30 बजे वो यहाँ पर आएंगे और संपूर्ण इस कार्यक्रम में बापू की कथा में भी रहेंगे। थोड़ी देर जितना उनको समय मिले और पूरे आश्रम का निरीक्षण भी करेंगे। नौकरशाह की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ विधायक इन दिनों नाराज चल रहे हैं, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी शुरू हो गई है। अल्मोड़ा दौरे पर रहे पूर्व सीएम और नैनीताल सांसद भगत सिंह कोश्यारी और राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा आमने सामने हैं। कोश्यारी ने कहा कि किसी भी विधायक ने इस बारे में मुझे नहीं कहा है, सीएम से मिलना सामान्य बात है। वहीं प्रदीप टमटा ने कहा कि राज्य में एक बार राजनीतिक अस्थिरता आने आ जा रही है। बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे विधायक ने कोई ऐसी बात की नहीं है। जब मुझे कोई बात की नहीं तो मैं कैसे बोलूं इस विषय पर। अगर आपसे कहा हो तो आप विधायक से पूछिए कि क्यों नाराज हो। कल मुख्यमंत्री जी से कुछ लोग मिले हुए इस मामले में। नहीं, मुख्यमंत्री से तो मिलते रहते, विधायक होता किस लिए है।
मुख्यमंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री का उनको सहयोग होता है, तो इसलिए काम होगा, मिले होंगे। इस सरकार के अंदर का जो असंतोष है वो दिख रहा है और लग रहा है पिछले कुछ समय से कि इस प्रदेश में फिर एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू होने वाला है। और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश राव जी ने कहा भी था कि इस प्रदेश के अंदर राजनीतिक अस्थिरता बड़ी घातक साबित होगी और विकास को रोकेगी। देहरादून के कई क्षेत्रों में एडीबी की ओर से खोदी गई सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। जनता परेशान है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हैरानी तो ये भी है कि सत्ताधारी पार्टी के विधायक की बात भी अधिकारी नहीं सुन रहे। ये रिपोर्ट देखिए। एडीबी की लापरवाही से आज जनता परेशान। एडीबी ने खोदी पानी और सीवर की लाइन के लिए सड़क, लेकिन मरम्मत के नाम पर एजेंसी क्यों कर रही है देरी। सत्ताधारी पार्टी के विधायक की भी नहीं हो रही सुनवाई। देहरादून के अलग अलग इलाकों में खुदी सड़कों पर जरा नजर डालिए। हादसों को न्योता दे रही ये सड़कें लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी हैं। दूर दराज के इलाके ही नहीं बल्कि शहर की पॉश कॉलोनी डालनवाला के कई क्षेत्रों का यही हाल है। मोहिनी रोड के पास बन रही इस सड़क पर हो रहे काम को देखिए। पाइप बाहर निकली है, मतलब सड़क बनते ही दोबारा खोदने का इंतजाम पहले ही कर दिया गया है। एडीबी के जरिए पानी और सीवर लाइन के काम के चलते कई महीने पहले ये सड़कें खोदी गई, लेकिन मरम्मत नहीं की गई। दुनिया भर में गड्ढे 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 रोडों पे जगह जगह में हो रखे। कहीं भी चले जाओ, कहीं भी पूरे डालन वाले में चले जाओ, रोज जो है पाइप जोड़ रहे हैं। रोज पानी पाइप जोड़ी नहीं पा रही है, रोज पानी लीक कर रहा है और पानी आ भी नहीं रहा है। आज जो है ये रोड खुली और इसको जो है तोड़े, रोड को जो बनाने के चक्कर में सारी पाइप तोड़ दी है। अब पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ जनता परेशान है। जनता की परेशानी सुनते सुनते सत्ताधारी पार्टी के विधायक और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खजान दास भी थक गए हैं। थक इसलिए गए हैं क्योंकि बार बार कहने के बावजूद अधिकारी विधायक जी की नहीं सुन रहे। मुझे लगता है कि शहर के अंदर जिस प्रकार से जो सड़कें खोदी गई है, बिना परमिशन के भी खोदी गई है, उन सड़कों को ठीक करवाने के लिए एडीबी ध्यान नहीं दे रहा है और इस पे चिंता करनी चाहिए। और किसी प्रकार की कोई घटना अगर घटती है एडीबी के कारण तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं एफआईआर लॉन्च कराऊंगा। जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही अफसरों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाए तो फिर जनता क्या करे। सवाल ये है कि सरकार ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती जो जनता को दर्द दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। सीधे रुख करते हैं बुलंदशहर का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, देखिए। और बिजली न मिलने के कारण जब रात्रि में शीतलहरी की चपेट में किसान आता था और समय उसकी मौत होती थी, सरकार कोई सहयोग नहीं करती थी। हम लोगों ने विद्युत वितरण की विषमता को दूर करके गांव में भी 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की, जिसका परिणाम रहा कि जो किसान डीजल जला करके अपने खेत को पानी देता था, 25 रुपए पर यूनिट से पड़ती थी, हमने 80 पैसे में बिजली किसान को उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और यहां के किसानों की मांग थी कि किसानों का सरचार्ज माफ होना चाहिए। मैं आप सभी किसान भाइयों को एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम प्रदेश में किसानों के सरचार्ज को माफ करते हुए मैं आप सबसे अपील करूंगा, एक मुफ्त योजना के अंतर्गत अपना बिजली का बिल जमा करवाएं और आपका जो सरचार्ज है उसको प्रदेश सरकार माफ करते हुए किसानों को राहत देने का कार्य करेगी। भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है किसानों के बारे में, नौजवानों के बारे में और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में एक नई कार्यक्रम तैयार करने की। और वह कार्यक्रम इस रूप में, आज आप जानते हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश किस बात के लिए परेशान रहता था। यहां की कानून व्यवस्था अत्यंत जर्जर थी, अत्यंत खराब थी।
यहाँ की कानून व्यवस्था के नाम पर जिस प्रकार से महिलाओं के साथ, बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़, उस खिलवाड़ करने की प्रवृत्ति के खिलाफ हमारी सरकार ने कड़े कदम उठाए। आज मैं कह सकता हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर हर बहन और बेटी की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ के व्यापारियों और यहाँ के नागरिकों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। एक तरफ सुरक्षा का भाव जागृत करना, बिना भेदभाव के सुरक्षा प्रदान करना, कठोरता के साथ अपराध में लिप्त तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करना, दूसरी तरफ किसानों और नौजवानों के नए नए कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ना और किसानों और नौजवानों के लिए बनने वाले उन कार्यक्रमों के साथ आज हम सब आपके बीच में आए हैं। विकास की योजनाएं आगे बढ़ सकें। आपने अभी सुना होगा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी ने आपके सामने बताया, वर्षों से मांग हो रही थी कि जेवर में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनना चाहिए और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके जेवर में प्रदेश सरकार बनाने जा रही है। जेवर में एयरपोर्ट बनने का मतलब हजारों हजार लोगों को रोजगार की सुविधा प्रदान करना और जो सुविधा दिल्ली के अंदर लोगों को मिल रही है, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और आसपास के लोगों को न केवल उस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होंगी, अभी तो हजारों लोगों को नौकरी और लाखों नौजवानों के लिए रोजगार की नई संभावनाएं उसके माध्यम से बनती भी दिखाई देंगी। इसलिए जेवर एयरपोर्ट को सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के अवसर पर और बुलंदशहर को बेहतर कनेक्टिविटी के माध्यम से देने के लिए मैं एक बार पुनः बुलंदशहर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया है हम किसानों के साथ अन्याय नहीं होने